हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अविनाश खरवार, आपका फिजिक्स टीचर, और स्वागत है आपका एटॉमिया क्लासेस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक ऑप्टिक्स। ठीक, तो बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ये जो टॉपिक है, ये जो यूनिट है, ये आपके एनसीईआरटी पार्ट 2 में है। पार्ट 1 में जो पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पार्ट 2 में पहला चैप्टर हमारा ऑप्टिक्स है। तो बात है कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक ने स्टार्ट करके ऑप्टिक्स कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ये जो टॉपिक है 12th का, ये बहुत ही आसान है और काफ़ी मज़ेदार है। इस टॉपिक को हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं। इसे पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इमेजिन करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद हमारे सामने हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा अपने आप को इस टॉपिक से रिलेट कर पाते हैं और समझने में काफ़ी आसानी होती है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के यूनिट ऑप्टिक्स को। ठीक, तो सबसे पहले जो बात आती है वो है कि ऑप्टिक्स क्या है भाई, है ना। व्हाट इज ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स जो है, अगर इस वर्ड की मैं बात करूं, ये जो वर्ड है इसके मीनिंग की बात करें तो ऑप्टिक्स इज स्टडी ऑफ लाइट, है ना। लाइट के बारे में पढ़ना, उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना इज बेसिकली ऑप्टिक्स। अगर फिजिक्स की भाषा में कहें तो एक अच्छी सी डेफिनेशन, है ना, हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ स्टडी ऑफ लाइट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट्स बिहेवियर व्हेन इट इंटरेक्ट्स विथ सब्सटेंसेस, है ना। सब्सटेंसेस के साथ जब ये लाइट इंटरेक्ट करती है तो किस तरीके के बिहेवियर, किस तरीके के प्रोसेस को शो करती है, उनके बारे में पढ़ना ही ऑप्टिक्स है। ठीक, तो ये तो बात हुई कि ऑप्टिक्स क्या है। दूसरा फिर से सवाल खड़ा होता है कि क्यों ऑप्टिक्स भाई, क्यों पढ़ना है ऑप्टिक्स? तो जो ऑप्टिक्स यूनिट है हमारा, अगर हम इसे नहीं पढ़ते हैं, है ना, ये जो इंफॉर्मेशन देता है अगर मान लो हमारे पास नहीं है, तो डेली रूटीन लाइफ में बहुत सारे ऐसे नेचुरल प्रोसेस और नॉर्मल प्रोसेस होंगे जिनके होने का हमें कारण ही पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में कुछ ना कुछ लाइट होगी जिसकी वजह से आप मुझे देख पा रहे होंगे, या फिर अगर पढ़ रहे हैं तो, है ना, बुक्स में लेटर्स और इन सबको देख पा रहे हैं, तो वो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। ठीक, तो लाइट के बारे में ये कहें कि दो सोर्सेज है आपके रूम में। कौन कौन से? या तो एक बल्ब हो सकता है आपके रूम में, या फिर दूसरा सोर्स है कि डायरेक्ट सनरेज आ रही हो आपके रूम में, है ना। तो इन दोनों की वजह से रोशनी हो सकती है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये जो लाइट आ रही है वो किस तरीके से आ रही है आपके पास, किस तरीके से, किस पाथ में आपकी आंखों में एंटर कर रही है? क्या वो स्ट्रेट लाइन में आपके पास आंखों में एंटर कर रही है, या फिर वेव पैटर्न में आपकी आंखों में एंटर कर रही है, या फिर कोई और ही आर्बिट्री कर्व से पाथ जो है कि ट्रैवल कर रही है वो? तो इसके बारे में जानकारी लेना कि किस तरीके का पाथ है, ये हम ऑप्टिक्स में देखते हैं। ऑप्टिक्स में इसकी जानकारी मिलती है। और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे अगर हम लोग रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि नॉर्मल डे टाइम में जो आसमान का कलर है वो ब्लू कलर है ना। तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आसमान का कलर ब्लू है, तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, आसमान का कलर ब्लू नहीं है। अगर आसमान का कलर ब्लू ही होता तो वो हमेशा ब्लू दिखता। हमें पता है कि अगर हम सुबह जाके देखें तो हल्का सा रेडिश टाइप का, है ना, लाइट रेडिश टाइप का जो है कि कलर रहता है हमारे स्काई का। वही अगर रेनी सीजन में देखें तो डार्क हो जाता है ना, ब्लैक जो है कि ग्रेइश टाइप का क्लाउड्स आ जाते हैं, जो हमारा आसमान है वो ग्रेइश टाइप का दिखता है। तो अगर उसका कलर ये होता, जो हमने बोला कि ब्लू कलर होता, तो हमेशा ब्लू दिखता है यार। इसका मतलब उसका कलर जो है वो ब्लू नहीं है ना। वो कुछ प्रोसेसेस हैं जिनकी वजह से हमें अलग अलग कलर दिख रहा है। तो ये जो प्रोसेस की बात मैं कर रहा हूं, है ना, स्कैटरिंग कहते हैं इसे, इसके बारे में, ये से मजेदार फिनोमिनन के बारे में जानना ही ऑप्टिक्स को पढ़ना है। और एग्जांपल्स की बात करता हूं मैं। जैसे आप लोग गए होंगे बेबी बार्बर शॉप में, है ना। बार्बर शॉप में आपने देखे होंगे कि आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, या आगे पीछे मिरर्स लगे होते हैं। क्या आपने गौर किया है कि एक मिरर में अगर आप ध्यान से देखें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती चली जाती है, आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, या फिर आगे पीछे की बात करें तो आगे देखें या हम लोग पीछे मुड़ के देखें, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है। तो ये कौन सा प्रोसेस है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बन रही है? ये किस तरीके का इमेज फॉर्मेशन है? ये हम लोग किस में देखेंगे? ऑप्टिक्स में देखेंगे। ये सारी चीजें हमें बहुत ही आसानी से समझ में आने लगती है। और
टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, तो ऑप्टिक्स जो है वो हमें वर्किंग समझाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का। जैसे कि माइक्रोस्कोप होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप लोग स्कूल में यूज करते होंगे, उसका वर्किंग समझाता है हमें ऑप्टिक्स। लेंसेज जो हैं उनका समझाता है, लेजर लाइट होती है उनका। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हमारे डेली लाइफ में हमारे लिए काम की है और फर्दर रिसर्च करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं ऑप्टिक्स। ठीक, तो होप कि आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर है कि हम लोग क्या ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स पढ़ते क्यों है। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्टिक्स अब टॉपिक। तो हम लोगों ने बोला कि जो ऑप्टिक्स है वो क्या है, स्टडी ऑफ लाइट, है ना, स्टडी ऑफ लाइट, यानी कि पूरी जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो स्टिक रहेगी इस टॉपिक, इस हेडिंग पे, लाइट पे। लाइट के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक, तो लाइट की बात करते हैं, कुछ इसके बारे में और चीज़ें देखते हैं लाइट की। प्रॉपर्टीज़ की मैं बात करता हूँ, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट की बात करता हूँ कि और क्या क्या प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहली प्रॉपर्टी क्या आप समझते हैं लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, लाइट क्या है, एक एनर्जी का ही फॉर्म है। तो लाइट को हम लोग कह सकते हैं कि लाइट कैरीज एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम भी होता है लाइट में। कैसे? अब हमने इतना तो पढ़ा है कि कोई भी चीज़ अगर उसके पास वेलोसिटी है या उसको हम वेलोसिटी दे दें तो उसके पास मोमेंटम आ जाएगा। तो लाइट में भी तो वेलोसिटी है ना, उस कितनी वेलोसिटी है ये भी हम लोग देखेंगे। तो बात करें कि लाइट कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं, क्या कि जो लाइट है हमारा उसका ड्यूअल नेचर होता है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर। कैसा ड्यूअल नेचर भाई? ड्यूअल नेचर यानी कि एक जो है वो लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है ना, पार्टिकल नेचर, और दूसरा जो है वो वेव नेचर। अब ये जो दोनों नेचर है ये कैसे नेचर है देखिए जरा ध्यान से। तो हम कह रहे हैं कि पार्टिकल नेचर का मतलब है लाइट एकदम पार्टिकल की तरह बिहेव करे। फॉर एग्जांपल बॉल है ना, उसे हम लोग फिजिक्स में पार्टिकल मान के सॉल्व करते हैं। तो बॉल को अगर हम लोग फेंकेंगे दीवार पे तो दीवार का एक नॉर्मल होगा, उससे जितने एंगल पे हम लोग फेंकेंगे उतने एंगल पे फिर से वो बॉल क्या हो जाएगी, रिबाउंड हो जाएगी। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है? पार्टिकल की प्रॉपर्टी है ना, पार्टिकल इस वे में चलते हैं। और अगर हम लोग पाथ की बात करें कि आइडियल कंडीशन में एक पार्टिकल को हम लोग फेंक दें तो कैसा पाथ होगा उसका? स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। तो लाइट भी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, बिल्कुल रिफ्लेक्शन जो फिनोमिनन है वो बॉल के बाउंसेस की तरह होती है। तो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करती है। लेकिन बहुत सारे फिनोमिनन ऐसे भी हैं जिसमें लाइट वेव की तरह शो करती है, या यूं कहने कि उसके कुछ फिनोमिनन ऐसे हैं जो वेव नेचर से प्रूव किए जाते हैं, जो उसे वेव की तरह मान के सॉल्व किया जाता है। कैसे वेव की तरह यार? तो जैसे कि एक फिनोमिनन होता है जिसमें लाइट बैंड हो जाती है। जब लाइट बहुत ही स्मॉल पार्टिकल, माइक्रो लेवल पे जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल से, उन सब्सटेंस से अगर इंटरेक्ट करती है तो जो लाइट है वो बैंड हो जाती है। और वो जो बैंडिंग है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर से ही प्रूव किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, है ना। वो आपके दूसरे चैप्टर में है, ऑप्टिक्स के दूसरे चैप्टर में है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। तो हमने देखा कि लाइट के दो नेचर है, ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। ठीक, तो पार्टिकल नेचर जो है उस पे हमारा पहला चैप्टर है, कौन सा? रे ऑप्टिक्स। और दूसरा चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स, वो इस वेव नेचर पे है। तो हम लोग अभी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो पार्टिकल नेचर पे है, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। ठीक, लेकिन वेव नेचर जो है, उस वेव नेचर से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है लाइट के बारे में, वो हमें गैदर करना बहुत जरूरी है। तो आइए सबसे पहले उन इंफॉर्मेशंस को लेते हैं कि वेव नेचर से कौन कौन से इंफॉर्मेशन जो है वो रे ऑप्टिक्स में यूज आएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग वेव नेचर की। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं, है ना, वेव नेचर से, कि जो लाइट है वो वेव तो है बट कैसी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहाँ तो फंस गए यार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है ना, बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना बड़ा नाम, क्या है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? आइए इसको भी मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। तो जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आप लोग जोड़ पा रहे होंगे ना, ये इलेक्ट्रो और ये मैग्नेटिक, यानी कुछ इलेक्ट्रिक और कुछ मैग्नेटिक वाले कंपोनेंट से ये शब्द बना हुआ है ना। इसमें एक्चुअलिटी भी यही है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कैसे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें तीन चीजें होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वेलोसिटी, है ना, जिस स्पीड से ये वेव ट्रैवल करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी। वेलोसिटी दिखाता है कि किस डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है ना। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी तो बताएगा ही, डायरेक्शन भी बताएगा हमें। ठीक, तो आइए बात करते हैं किस तरीके से ये तीन चीजें कंस्टिट्यूट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर कोई वेव है तो वेव हमें पता है किस तरीके की होती है, ऐसे होती है कुछ वेव। ठीक, इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है, ये तीनों कंपोनेंट एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे परपेंडिकुलर होते हैं? तो जैसे 2D में मैं रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ कि जैसे ये है ना, इसको मान लेता हूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ मैं इस फील्ड में, इस प्लेन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए बन गया हमारा, है ना। ठीक, तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो इसके परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। तो ये तो मेरा एक प्लेन हो गया। मान लीजिए एक प्लेन ऐसे अंदर है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है तो उसका मान लीजिए ऐसे कुछ वेव बन रही है ना, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस तरीके से। समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ है ना, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगेगा, देखिएगा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ इस तरीके से एक प्लेन बना देते हैं हम लोग, ये प्लेन बना देता हूं मैं जिससे आपको और आसानी से समझ में आएगा, है ना। ये मेरा वर्टिकल प्लेन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं। ठीक, एक मैं बनाता हूं ये वाला मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन, जो क्या है, परपेंडिकुलर है इसके, है ना, मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन। ये प्लेन है ऐसे, ये परपेंडिकुलर। ठीक, समझ में आ रहा है क्या? कुछ कुछ ये वाला जो प्लेन है, ये आपका जो मैंने व्हाइट लाइन से बनाया है, ये प्लेन ऐसा है कि वर्टिकल प्लेन है ना। और ये वाला जो प्लेन है वो इस तरीके से बना के दिखाना चाहता हूं कि ये वाली जो वेव्स है, कौन सी, मैग्नेटिक फील्ड, ये वाली जो ब्लू से मैंने लिखी है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, लेट से इसको बी से डिनोट कर देते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको ई से डिनोट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस प्लेन में है? इस प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड किस प्लेन में है? इस प्लेन में है ना। अब वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी कैसे? तो वेलोसिटी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये एक डायरेक्शन हो गई, तीनों को आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर यानी कि हमने एक डायरेक्शन तो फिक्स कर दी। क्या? जैसे मैं थोड़ा हाथ से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये अगर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने इसमें बनाया, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस प्लेन में। तो लेट्स से कि मैं इस हैंड से रिप्रेजेंट करता हूं, दिख रहा है आपको? ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जो मेरा फेस डायरेक्ट कर रहा है वो फेस क्या है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जो है, जिस डायरेक्शन में मैंने फेस किया है, वो कौन सा डायरेक्शन है? वेलोसिटी का। यानी कि वेव को अगर चलना होगा तो कैसे चलेगी? ऐसे चलेगी वेव, है ना। तो समझ में आया होगा आपको कुछ कुछ कि किस तरीके से ये तीनों डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। ठीक, और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, तीनों में डायरेक्शन जरूर होगी। तो कुछ क्लियर हुआ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये तीनों कंपोनेंट होते हैं। ठीक, एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और एक वेलोसिटी वाला जो प्लेन है ना। वेलोसिटी जो है
वो इस डायरेक्शन में, अगर मान लेते हैं हम ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ये वाई एक्सिस है तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर ये जेड डायरेक्शन है ये वाला तो जेड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बी। ठीक, तो ऐसा कुछ होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ना। चलिए आइए और देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो हमने बात की कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो और क्या क्या चीजें हैं, तो जैसे कि अगर हम लोग वेव की बात करें तो वेव दो तरह की होती है, एक मैकेनिकल वेव और दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो हमारा जो लाइट है वो नॉन मैकेनिकल वेव है, यानी कि इसे ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग लिखते हैं अपना फोर्थ प्रॉपर्टी, क्या कि लाइट इज एन नॉन मैकेनिकल वेव। होप ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहा हमने कि लाइट इज एन नॉन मैकेनिकल वेव। लाइट इज नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब नो मीडियम, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है इसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक, नॉन मैकेनिकल वेव, एक मैकेनिकल वेव दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव में हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें लाइट भी है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स की अगर बात करें तो जैसे हम लोग साउंड की बात करते हैं ना, जो साउंड होता है उसे मीडियम की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि अगर कहीं कुछ नहीं रहे, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, है ना, किसी पर्सन को एक वैक्यूम में कुछ देर के लिए अगर बंद कर दें और वो कितना भी चिल्लाए तो उसकी आवाज बाहर जो बंदा है उसे कभी सुनाई नहीं देगी, है ना। तो साउंड जो है वो मैकेनिकल वेव है। ठीक, लेकिन हम लोग लाइट की बात कर रहे हैं वो क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव। ठीक, ये तो बात की कि ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पे, है ना। मीडियम क्या, नो रिक्वायरमेंट, नो मीडियम। ठीक, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की अगर बात करें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कि आपने वेव्स में पढ़ा होगा कि प्रोपोगेशन के माध्यम से भी वेव्स दो तरह की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ट्रांसफर वेव में जो पार्टिकल ऑस्किलेट करते हैं वो परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, अगर ये वेलोसिटी है तो इसके परपेंडिकुलर। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है जो मैं कह रहा हूं कि जिसमें हमारी जो वेव होती है उसके पार्टिकल जिस तरफ वेलोसिटी होती है उसी तरफ ऑस्किलेट करते हैं। जैसे ये वेलोसिटी है तो इसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी ऑस्किलेट करेंगे। ठीक, तो लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव। ठीक, आइए और आगे देखते हैं, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर लाइट वेव है ना, तो वेव की जो दूसरी प्रॉपर्टीज है, जो क्वांटिटीज हैं उनको भी भाई फॉलो करेगी लाइट। तो क्या क्या होता है यार, आपने पढ़ा होगा कि वेवलेंथ होता है ना, वेव में क्या होता है, वेवलेंथ होता है, और क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, और टाइम पीरियड होता है, नहीं होता है, और एक और क्वांटिटी क्या, वेलोसिटी, है ना, कि किस डायरेक्शन में वेव जा रही है। अगर इनका रिलेशन की बात करें तो एक बेसिक सा रिलेशन भी है, याद होगा आपको, क्या, लैम्डा इज इक्वल टू दिस वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी, है ना। लैम्डा इज इक्वल टू v बाय एफ, वेयर लैम्डा क्या होता था, याद करो, ये जो दो क्रस्ट हैं इनके बीच का डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते थे लैम्डा, है ना। और यहां से यहां तक जो टाइम लगा जितना जाने में उसे हम लोग कहते थे टाइम पीरियड। और ये जो टाइम पीरियड, जो फ्रीक्वेंसी था, ये क्या था, रिवर्स ऑफ टाइम पीरियड, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। 1 बाय टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। तो लाइट में भी ये चीजें होनी चाहिए, है कि नहीं। ठीक, तो अब लाइट में भी ये सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हैं कि जो लाइट है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसकी वेवलेंथ क्या क्या है ना, क्या रेंज है उसकी वेवलेंथ का। ठीक, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें तो बहुत सारी वेवलेंथ्स होगी यार, है ना। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ लाइट में ही खत्म हो जाएगा, बहुत सारे तरीके की होती है।
तो बात करते हैं हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना। कौन से हिस्से यार, क्यों ये हम लोग क्यों देख रहे हैं? वेवलेंथ चेक करने के लिए कि लाइट जो है उसका वेवलेंथ किस रेंज में है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनको कई हिस्सों में बांटा गया है, जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रेंज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और लास्ट में आता है गामा रेज। गामा रेज है ना। ठीक, क्या बोला हमने? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल रेंज, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक, अगर इनके वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ जो विजिबल रीजन का है ना, जो हमारा विजिबल रीजन है उसके वेवलेंथ की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में बात करूं तो मैक्सिमम जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 780 नैनोमीटर होती है और मिनिमम जो होती है वो होती है 380 नैनोमीटर्स में। इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं बता रहा हूं बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक, तो ये इतने सारे पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? सिर्फ इतना वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी वेवलेंथ लिमिटेड होगी 780 नैनोमीटर से 380 नैनोमीटर से, है ना। रेडियो वेव की वेवलेंथ की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर तक होती है और गामा रेस की वेवलेंथ की बात करें तो वो बहुत ही कम होती है 10⁻11 मीटर तक। ठीक, तो ये एक रफ आइडिया है कि हमारा जो विजिबल रेंज है जिसको हम लोग लाइट कह रहे हैं, है ना, उस लाइट का वेवलेंथ का रेंज कितना है, तो इतना रेंज है ना। तो ये जो है इसे आप याद भी रख सकते हैं, बाकी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। कभी ऐसे डायरेक्टली IIT JEE एडवांस या मेंस में क्वेश्चन नहीं बनता है ना। जब भी आएगा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि एक पैटर्न आपको याद रहे तो आप ही लोग जैसे किसी क्रिएटिव बंदे ने एक ट्रिक भी निकाला है या कहे शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया है क्या, कि राधिका मैम, है ना, राधिका मैम एंड आई विजिटेड अंकल जेवियर्स गार्डन। क्या बोला मैंने? राधिका मैम एंड आई विजिटेड अंकल जेवियर गार्डन, है ना, अंकल जेवियर्स गार्डन। तो इससे आप याद रख सकते हैं अगर आप चाहे याद रखना तो, हालांकि इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखना। ठीक, तो ये तो बात हुई हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्टीशन की। इस पूरी चीज को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक, आइए और भी वेव्स की से कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग कुछ। ये बात हो गई। अब देखते हैं कि जब ये जो लाइट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जब पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट करती है तो क्या होता है। ठीक, तो पहले देखते हैं कि कोई सरफेस है इस तरीके से, है ना, लेट्स से ग्राउंड है या कोई भी हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर लाइट गिरी, मान लो ऐसे गिरी है। ये जो सरफेस है उसका नॉर्मल है ना। ये क्या है? सरफेस जो है ये हमारा सरफेस है, उसके ब्लू लाइन जो है ये नॉर्मल है। तो हमें पता है कि हमने कहा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रही थी, है ना। तो जितने एंगल पे आई थी उतने एंगल पे हमें पता है क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक, तो इसमें अब क्या क्या चीज़ें होगी। तो हमने बात कहा कि लाइट के पास क्या क्या है यार? वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है ना। इन तीनों क्वांटिटीज में देखते हैं क्या चेंज होता है। तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ मैंने आपको बताया कि वेवलेंथ क्या होता है ना, दो क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस। फ्रीक्वेंसी जो है ये फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर सेकंड, रिवर्स ऑफ या इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। ठीक, तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ये
पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये किस सोर्स ने लाइट क्रिएट किया है। जैसे सन ने लाइट क्रिएट की है तो ये सन पे डिपेंड करेगा, ना कि लाइट जिस मीडियम में जा रही है उस पे डिपेंड करेगा। मीडियम चाहे कुछ भी हो, ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसने क्रिएट की है? सन ने क्रिएट की है। जैसे कि आपके रूम में जो बल्ब जल रहा है वो फ्रीक्वेंसी उसने क्रिएट कर दिया है। अब आप रूम में पानी भर दें, हवा भर दें या कुछ भी भर दें, उससे इस फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि आप उस बल्ब को चेंज कर देते हैं। ठीक, तो जो सोर्स है उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा फ्रीक्वेंसी। ये स्पीड, इस स्पीड के बारे में हम लोग देखेंगे कि स्पीड क्या है। स्पीड में बता दूं कि जैसे जैसे हम लोग मीडियम चेंज करेंगे स्पीड चेंज होता रहेगा। ठीक, आइए देखते हैं। तो जैसे कि कोई सोर्स है, मान लीजिए, है ना, सन है या कोई भी ऐसा सोर्स है जिससे सनरेज आई, है ना, लाइट आई, तो क्या कहा हमने? किसी एंगल पे आई और फिर उसी सेम एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक हो गई। ठीक, तो इसके पास कुछ वेवलेंथ था, फ्रीक्वेंसी था और स्पीड था। अब देखिए, जिस मीडियम में पहले रेज आ रही थी अभी भी रिफ्लेक्ट होकर उसी मीडियम में जा रही थी, यानी कि मीडियम की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हुआ है। ऐसा समझिए कि स्पीड को रोकने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? मीडियम रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। मीडियम जो है वो उस स्पीड को या उस वेलोसिटी को रेजिस्टेंट ऑफर कर सकता है। तो पहले जो मीडियम था बाद में भी वही मीडियम है, यानी कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, स्पीड एग्जैक्टली वैसी रहेगी। ठीक, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है ये हमने पहले ही कह दिया कि ये तो सेम ही रहती है यार, ये चेंज ही नहीं होती है। तो हमने फॉर्मूला लिखा क्या? लैम्डा इज इक्वल टू वी बाई एफ। इस फॉर्मूले से देखिए अगर ये और ये सेम है तो ये भी सेम होगा यार, है कि नहीं? तो यानी कि लैम्डा जो है वो भी चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता, यानी कि लैम्डा भी चेंज नहीं होता। यानी कि लाइट जब सेम मीडियम में रिफ्लेक्शन करे तो इन तीनों क्वांटिटीज में कोई चेंज नहीं आता है। समझ में आ रही है बात? ठीक, नोट कीजिए इसको। रिफ्रैक्शन की 7th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, रिफ्रैक्शन। इसमें क्या होता है? 10th क्लास में आपको हल्का सा आइडिया मिला होगा कि रिफ्रैक्शन एक्चुअली क्या होता है। तो इसमें लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है ना। एक मीडियम में लाइट इस तरीके से आई, ठीक, जो सरफेस है उसका एक नॉर्मल बना देते हैं, मान लीजिए ये उसका नॉर्मल है। अब इस नॉर्मल से ये मान लीजिए हमारा मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, दूसरे मीडियम में जो एंटर कर रही है वो मीडियम 2 है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक, दूसरे मीडियम में जा रही, तो हमने कहा था कि ये जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है ये क्या होता है? या तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी लाइट या फिर नॉर्मल के अवे बेंड हो जाएगी, यानी कि जो शुरू में एंगल आई था उससे ये जो एंगल है वो एंगल चेंज हो जाएगा, रिफ्रैक्शन एंगल चेंज हो जाएगा, ये दोनों सेम एंगल नहीं रहेगा। तो इसमें देखिए क्वांटिटीज में क्या फर्क पड़ता है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड में। बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी जो पहले थी वही अभी भी रहेगी, फ्रीक्वेंसी में नो चेंज, क्योंकि जो सोर्स था यहाँ पे, जो सोर्स, जिस सोर्स ने लाइट क्रिएट किया है ना, लाइट दिया, वो तो अभी भी वही है, मीडियम बस चेंज हो गया, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए, अब मान लीजिए कि जो मीडियम 1 है वो कुछ इस तरीके से है कि वो इस वाले में लाइट को कम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, और जो मीडियम 2 है वो मान लीजिए लाइट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब ये रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है ये डिटेल में हम लोग आगे बताएंगे आपको। अभी बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंट मान लो मीडियम 1 में कम दिया और रेजिस्टेंस इसने ज़्यादा दिया, यानी कि इसने कम रोकने की कोशिश की और इसने ज़्यादा रोकने की कोशिश की। ये तो भाई मीडियम की प्रॉपर्टी है, जैसा मीडियम मटेरियल है उसका वैसे वो अपना बिहेवियर शो कर सकता है। तो जैसे अगर इसने कम रोकने की कोशिश की तो लेट्स से कि यहाँ पे उसकी ओरिजिनल जो स्पीड थी वो v1 थी, तो यहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी यार, v2 चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ज़्यादा रोक रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ लेट से लैम्डा, तो पहले स्पीड ज़्यादा थी, वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्योंकि सेम है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग कि लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। अब देखो फ्रीक्वेंसी सेम है, वेलोसिटी बढ़ गई, लैम्डा बढ़ जाएगा। तो लैम्डा लेट से पहले लैम्डा 1 था, तो अब क्या हो जाएगा, वेवलेंथ चेंज होके लैम्डा 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा यार, ठीक है ना। v1 से v2 हो जाएगा, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 हो जाएगा, v1 से v2 बड़ा हो जाएगा, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 भी बड़ा हो जाएगा। यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों, सॉरी फ्रीक्वेंसी बोला, स्पीड और वेवलेंथ दोनों ही चेंज हो जाते हैं।
तो होप कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक, इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो प्रॉब्लम्स मैं अभी आपको दे रहा हूं उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। वो मेनली कॉन्सेप्ट पे बेसिस है और कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम्स बेस्ड है इस वाले फॉर्मूला पे। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग आते हैं